हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। डेली रात में आपको 9 बजे ये सेशन देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एनडीए का एग्ज़ाम है, ख़ास तौर से पूरे यूट्यूब पे अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, एशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। ज्योग्राफी में भी फिज़िकल और आपकी क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो भी है, तो और पॉलिटी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इवन सिविक्स में आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन। मैं आपको क्या करूँगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में एशियंट हिस्ट्री के या सारे टॉपिक्स के, मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, इन डेप्थ एनालिसिस कराऊंगा। और क्यों कराऊंगा अब ये भी जान लेते हैं, क्योंकि एनडीए में बहुत सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा कारण, पीवाईक्यू करने से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच बैठती है। तीसरा कारण, आप एग्ज़ाम लेवल तैयारी कर पाते हो। चौथा कारण, आप ये समझ पाते हो कि आखिर अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो इसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। इन सारी चीज़ों का आकलन जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हो जाता है। और तो ये सारे कारणों की वजह से मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिसमें हम लोग एनडीए के 2024 से लेकर के 2014 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। और ये एनालिसिस जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप दोनों ही लोग नोट्स बना सकते हो। हाँ, नोट्स भले इंग्लिश में होंगे, लेकिन आपको समझ दोनों भाषा में आ जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप मेरे साथ ही इसके नोट्स बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनडीए फर्स्ट 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एनडीए फर्स्ट 2024 में जितने भी एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, कोशिश करेंगे उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहला लिखा हुआ है कि जितने भी आपके इंडियन इंस्क्रिप्शन है, भारतीय अभिलेख हैं, वो सारे शुरुआती वाले जितने भी अभिलेख हैं वो क्या संस्कृत लैंग्वेज में थे। दूसरा लिखा है जो आपके इंडो ग्रीक राजा हुआ करते थे, है ना, उनके जो सिक्के मिलते हैं वो सारे सिक्के जो हैं उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया। खरोष्टी स्क्रिप्ट एक प्रकार की भाषा है, जैसे संस्कृत भाषा है वैसे खरोष्टी भी एक भाषा है। और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जितने भी मिलते हैं उसमें आपको क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का उल्लेख खास तौर से नहीं किया गया। आइए चला मैं आपको पहले स्टेटमेंट बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपके शुरुआती इंस्क्रिप्शन थे वो संस्कृत भाषा में नहीं, वो प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करते थे। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख होता क्या है? तो देखो, अभिलेख क्या होता है, आपके इतिहास में, हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे पत्थर मिलते हैं, ऐसी ईंटें मिलती हैं, ऐसी धातुएं मिलती हैं जिस पे कुछ कुरेद के इस तरीके का लिखा होता है, उसी को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये सारे इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख कई सारी भाषाओं में आते हैं। कुछ संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलेंगे, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे, कुछ खरोष्टी भाषा में भी देखने को मिलेंगे, कुछ अरेमाइक भाषा में भी देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत प्रकार की आपके जो हैं वो स्क्रिप्ट यानी भाषाओं की शैली है, उसी को अलग अलग भाषाओं में आपके अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सबसे पहला अभिलेख मिला है वो माना जाता है कि वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था, यानी सबसे पहले वाले जितने भी इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, ना कि संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अशोक का नाम सुना होगा। अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन लगभग मिले हैं कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्राकृत लैंग्वेज में, कुछ प्राकृत में भी हैं, कुछ ब्राह्मणी में भी हैं, कुछ खरोष्टी में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो शुरुआती तौर पे इंस्क्रिप्शन मिले, अभिलेख मिले हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। इसलिए जो आपका पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत हो गया है। अच्छा, अब दूसरा बात कह रहा है कि जितना भी इंडो वेस्टर्न वाला ये अगर मैं भारत के चार पार्ट करूँ, इधर से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाला रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट वाला, यहीं पे आपके ग्रीक लोग आया, इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनानी लोग यहाँ पे कुछ समय तक यहाँ पे रहे। और जिस समय ये यहाँ पे रहते थे तो इन लोगों ने कई सारे सिक्के भी जारी किए हैं, और जो सिक्के जारी किए हैं उसमें या तो राजाओं की फ़ोटो है और या तो उस खरोष्टी भाषा में कुछ लिखा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इंडो ग्रीक जो थे वो नॉर्थ वेस्ट में थे, बिल्कुल सही थे। इन लोगों ने सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल जारी किए थे। इसमें राजाओं की फ़ोटो हुआ करती थी, बिल्कुल हुआ करती थी। क्या ये जो फोटो इसमें जो लिखा हुआ करता था क्या खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा होता था? तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
अच्छा, इसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड में कह रहा है कि जितने भी इंस्क्रिप्शन है उसमें एग्रीकल्चर का उल्लेख नहीं है। एग्जैक्टली देखो, जितने भी आपके इंस्क्रिप्शन अभिलेख देखने को मिलते हैं उसमें एक्चुअल में देखने को क्या मिलता है, उसमें ये देखने को मिलता है उस समय राजा कौन था, उस समय राजाओं का ऑर्डर यानी क्रम क्या था, उस समय राजाओं का, है ना, राजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन व्यवस्था लगभग पता चल जाती थी। लेकिन एग्रीकल्चर वो काम क्या करते थे इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती, है ना, थोड़ी तो मिलती, लिमिट है। ज़्यादातर जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं उनमें राजाओं का ऑर्डर, राजा कौन से राजा थे, कौन से राजा की फ़ोटो है, ये सारी जानकारी मिलती है। मतलब थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर की जानकारी तो नहीं मिलती है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हुए, 2 स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देखो मैंने जो आपको बताया वो लगभग यहाँ पे लिखा है कि जो शुरुआती इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, ना कि संस्कृत लैंग्वेज में थे। इसके अलावा मैंने आपको जो इंडो ग्रीक राजा थे जो नॉर्थ वेस्ट में हुआ करते थे उनके जो सिक्के मिले हैं, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, और जो भी इसमें कुछ लिखा भी हुआ है तो वो खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ, तो सेकंड स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट था। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं एनडीए के लिए या सीडीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंस्क्रिप्शन जब भी आप अभिलेख पढ़ो तो इन चैप्टर्स को खास तौर से दिमाग में रखो कि अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, इंडो ग्रीक अभिलेख और कुषाण डायनेस्टी के अभिलेख। अगर आप इनके इंस्क्रिप्शन अभिलेखों को याद करते हो तो खास तौर से आप एशियंट हिस्ट्री के इंस्क्रिप्शन क्वेश्चन में तो नहीं फंसोगे, ये मेरा मानना है। और बहुत जल्द मैं इन पर आपको क्लास ज़रूर से ज़रूर दूंगा। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। साथ में नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। जीके बाय उदय सर हमारा टेलीग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 में आया हुआ है, भारतीय इतिहास के उन शासकों का नाम बताइए जिसमें क्या कहते हैं सिक्कों पे राजाओं की फ़ोटो हुआ करती थी। तो लिखा है फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको नेम भी देखने को मिलता है और राजाओं की फ़ोटो भी देखने को मिलती है। मतलब आपको सिक्का देखने को मिलेगा, सिक्के में राजा की फ़ोटो भी बनी होगी और सिक्के में राजा का नाम भी लिखा हो सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि भारत का एक हिस्सा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है यहाँ पे इंडो ग्रीक राजाओं ने राज किया हुआ है, और इन लोगों ने जो सिक्के जारी किए हुए थे उसमें राजाओं की फ़ोटो भी हुआ करती थी और साथ में उनके नाम भी लिखा हुआ करते थे। आइए ज़रा इंडो ग्रीक के बारे में जानते हैं, आखिर ये हिंदू यूनानी लोग हैं कौन। तो भारत का अगर आप मैप देखोगे ये वाला हिस्सा, जिसमें आप अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा आपका पंजाब का, अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। इसी रीजन में इंडो ग्रीक एम्पायर बसा हुआ करा था। कब बसा हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ 2nd सेंचुरी बीसी की, है ना, मतलब 200 बीसी के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस इंडो ग्रीक एम्पायर की स्थापना किसने करी थी, तो एक रूलर हुआ करता था, एक शासक हुआ करता जिसका नाम था डरमेटियस। उसने इस डायनेस्टी की, इस वंश की स्थापना करी थी, है ना। और देख लो यहाँ पे लिखा हुआ अफगानिस्तान और पंजाब के रीजन में देखें। अगर मैं इस डायनेस्टी की बात करूँ, इसका फेमस रूलर कौन था, तो इस डायनेस्टी का जो बहुत महत्वपूर्ण राजा था उसका नाम था मिनांडर फर्स्ट, है ना। और ये मिनांडर प्रथम से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक बार मिनांडर प्रथम से बनने वाले क्वेश्चन और मिनांडर प्रथम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, इंडो ग्रीक साम्राज्य का जो सबसे फेमस रूलर शासक है उसका नाम क्या है, मिनांडर। इसका टाइम पीरियड 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी के आसपास देखने को मिलता है, और इसके कई सारे नाम हैं। इसको मिनांडर प्रथम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मिंद्रय के नाम से जानते हैं, इसको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म की एक भाषा है पाली, जिसमें इसको अपन लोग मिलिंद के नाम से भी और जानते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान में एक जगह पड़ती है, अफ़गानिस्तान में शायद आप लोगों ने काबुल सुना हो गया, और काबुल के पास एक नदी पड़ती है काबुली नदी, वहीं पे लगभग इसने अपना एम्पायर जो था वो बसा रखा था, है ना, हेमलंद नदी के किनारे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला रीजन अफ़गानिस्तान का आप देख पा रहे होंगे, ये वाला रीजन, यहाँ वाले रीजन में एक नदी पाई जाती है हेमलंद नदी, और वहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जितने भी इंडो ग्रीक रूलर हैं माना जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब अपनाया क्यों था, मैं उसके पीछे की कहानी बताता हूँ। ये जो मिनांडर आपको देख रहा है इसको मिलिंद बोलते हैं, पहली बात।
एक बौद्ध भिक्षु की इसकी मुलाकात हो गई थी। बौद्ध भिक्षु का नाम था नागसेन। जब नागसेन और बौद्ध भिक्षु की मुलाकात हुई तो नागसेन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलिंद को बताई। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। और ये जो मिलिंद था, मेनांडर प्रथम था, उसको बौद्ध धर्म वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बाद में आगे चल करके इसने बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से अपना लिया। इसकी जानकारी एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पदो। मिलिंद पदों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। और शायद मैंने इस किताब का जिक्र अगर इसमें किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, जो बातचीत हुई थी, जिसने इसको मजबूर कर दिया था बौद्ध धर्म में बदलने के लिए, वो किताब का नाम मिलिंद पदो है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छे से NDA फर्स्ट 2024 का आ गया होगा, है ना। और देखो ये वो सिक्के हैं, ये वही सिक्के हैं जो देखने को मिलते हैं जिसमें इंडो ग्रीक रूलर्स की फ़ोटो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन इस बार NDA फर्स्ट 2024 में था। ये तीसरा क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री का जो NDA में इस बार देखने को मिला था, है ना। अच्छा, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मुहर्रत, रक्तिका, अंगुल और पद, और आपसे कह रहा है इसको मैच करो। बहुत सारे लोगों की हवा टाइट हो गई थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आया इसमें टाइट क्यों हो गई हवा तुम्हारी। मुहर्रत की अगर मैं बात करूं, मुहर्रत तो वैसे कहते हैं भैया अच्छा मुहर्रत देख करके भैया शादी करा दो। अरे मुहर्रत मतलब होता है समय, तो मुहर्रत मतलब समय, यानी बात हो रही है टाइम से। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड। अगर ए का सेकंड होगा तो ये दो ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए भाई साहब, पक्का खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए। अच्छा चलो, दूसरी बात मैं आपको, और अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जानते तो आप कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो लिखा अंगुल, अंगुल का मतलब होता है अंगुली। अब कभी कभी आपने लोगों ने देखा अंगुली से भी नपाई करते, 2 बित्ता, 4 बित्ता, 6 बित्ता, है ना। तो एक टाइम हुआ करता था प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में नपाई की एक इकाई अंगुल के हिसाब से बनाते थे। तो अंगुल क्या है? ये लंबाई को नापने के लिए, यानी सी का क्या हो जाएगा? 4। अब भैया सी का 4 मेरे को केवल और केवल किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? इसमें देखने को मिल रहा है। ख़त्म भाई साहब, है ना। सी का हो गया 4। और आप लोगों को अगर मैं पद की बात करूं तो आप लोगों ने 9th 10th की किताब में पढ़ा होगा गद्य और पद्य, है ना। गद्य मतलब जो होता है पढ़ कर करके, और पद्य मतलब होता है गा करके। तो भैया पद तो आप लोगों ने काव्य छंद पढ़ा होगा, डी का यहाँ पे 3rd हो जाएगा। रक्तिका बचा। अब रक्तिका तो एक, आप लोगों ने नहीं सुना एक रत्ती? रक्तिका का मतलब होता है रत्ती, एक रत्ती भाई साहब, एक रत्ती सोना, 2 रत्ती सोना, 4 रत्ती सोना, है ना। लगभग मेरे ख्याल से 0.12 ग्राम के आसपास आई थिंक होता है ना। तो इसमें कोई बात ही नहीं थी यार, तुम लोग ने पता नहीं कैसे गलत कर दिया। देखो मैंने लिख दिया शुभ मुहूर्त मतलब टाइम, रक्तिका मतलब रत्ती, 1 ग्राम, है ना। 1 ग्राम का मतलब 0.1215, एक रत्ती का मतलब इतना होता है, समझे। और अंगुला मतलब होता है लेंथ मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। 1 अंगुला बराबर होता है 1.763 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो आपके, अगर आप देखो तो एशियंट हिस्ट्री के, अगर मैं NDA फर्स्ट 2024 की बात करूं तो NDA फर्स्ट 2024 में एशियंट हिस्ट्री के अपन लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन आते हैं। और 3 में से मैंने जहाँ तक देखे तो आप लोगों ने देखा कुछ 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंस्क्रिप्शन बेस्ड थे। अब हम लोग क्या करेंगे, NDA सेकेंड 2023 के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से आए हुए क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सांची और इसके जो पुरातात्विक खोज परिणामों के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब आप लोगों ने एक स्तूप का नाम सुना होगा, सांची स्तूप। ये वही सांची स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था, है ना। तो इस सांची स्तूप के बारे में क्या बातें सही लिखी हुई हैं, इसको आपको बताना है। पहला लिखा है कि जब सांची स्तूप को 1818 में डिस्कवर किया गया था तो भाई साहब इसमें 4 में से 3 तोड़ने दर तब भी, मतलब जैसे 4 इसके पिलर हैं तो 4 में से 3 तब भी खड़े थे जब ये मिला था। मतलब एक भले टूट गया था लेकिन 3 तो खड़े हुए थे, मतलब 3 पिलर मान लो खड़े थे। और सांची के स्तूप में जो जानवरों की फ़ोटो देखने को मिलती है उसमें हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसको थोड़ा इन डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। पहली बात तो आपको क्या ये सांची स्तूप अच्छे से दिख रहा है? कमेंट करो, सुंदर सुंदर सा दिख रहा है। ये जो सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला पड़ता है रायसेन, ये यहाँ पे पड़ता है। इस सांची स्तूप को बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था, है ना।
300 बीसी के आसपास बनाया था। आप कहोगे सर 300 बीसी का मतलब क्या होता है? अरे 300 बीसी का जब भी आपको कोई डेट बीसी, अब देखो यहाँ पे कहोगे सर यहाँ तो 3rd सेंचुरी बीसीई लिखा। अरे 3rd सेंचुरी का मतलब तो 100 होता है ना, तो यानी 300 और फिर लिखेंगे बीसीई है, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाला। अब आपको अगर पता करना हो कि कोई बात आज से कितने हजार साल पुरानी अगर वो बीसी में दी है, तो करंट ईयर को ऐड कर दो बस। ये 4, ये 2, ये 3 और ये 2, यानी जो अगर मैं बात करूं सांची का स्तूप, तो उसको आज से 2324 साल पहले बनाया गया था। और इसको बनाने वाला रूलर कौन था? अशोक ने इसको बनवाया था। और इस सांची स्तूप जो है ये किसके बारे में डेडिकेट करता है? ये बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। एक्चुअल में ये माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी तो उनके बॉडी के कुछ हिस्से 8 हिस्से कर दिए गए थे। तो कुछ लोगों ने उनके बॉडी को जला दिया, कुछ लोगों ने दफना दिया, तो कुछ लोगों ने उनके बॉडी को क्या किया, एक लाल रंग के कपड़े में लपेटा, फिर उसके ऊपर एक सोने की लेयर लगा दी और उसके बाद उसको मिट्टी से चारों ओर भरा दिया। फिर उसके बाद उसके चारों ओर ईंटों की एक दीवार बना दी और वही आगे चल करके स्तूप बन गया। अर्थात स्तूप वो एक क्षेत्र एरिया है जहाँ पे गौतम बुद्ध के बॉडी के पार्ट भी मिलते, इसीलिए जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध का डेथ का सिंबल भी कहा जाता है ना। तो जो सांची स्तूप है ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 3rd सेंचुरी में बनाया था। और आज के समय जो सांची का स्तूप है उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, 1989 में रखा गया था। इस सांची के स्तूप को पता है पहली बार खोजा किसने था? ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर था, इसने इसको खोजा था, है ना। और क्या कहते हैं कब खोजा था? 1818 में खोजा था। खोजा कैसे था? ये गया था शिकार करने, और जब शिकार करने गया मध्य प्रदेश के रायसीन के पास, तो वहाँ पे खूब सारा घास का मैदान पड़ा हुआ था। और वहाँ पे घास के मैदान में ढूंढते वो वहाँ पे पहुँचा तो उसको ये आकृति देखने को मिली। उसने इसको साफा सट कराया और बाद में भाई साहब इसके ऊपर रिसर्च चली और उसके बाद पता चला ये तो बहुत हजार साल पुराना है ना, 1800 साल पुराना है। इस तरीके से ये आपका सांची का स्तूप खोजा गया। और जो सांची के स्तूप में अगर आप देखोगे राजा बाबू, ये आपको जो पट्टियाँ इस तरीके का देखने को मिल रही हैं, इसमें बहुत सारे जानवरों की फ़ोटो देखने को मिलेंगी, है ना। इसमें आपको पता है कौन कौन से? एलिफेंट, हाथी भी देखने को मिलेगा, घोड़ा भी देखने को मिलेगा, बंदर भी देखने को मिलेगा, गाय भी देखने को मिलेगी। ये सारे जानवर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में इसमें कई सारी महिलाएं दिख रही होंगी जो क्या करेंगे, फूलों को टच कर रही होंगी, राजाओं के दरबार में दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें सांची के स्तूप में देखने को मिल जाएंगी। और आपको पता है 200 रुपए के नोट के पीछे अगर आप देखोगे तो सांची का स्तूप आपको और देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सांची का स्तूप कब बना, कैसे बना, किसने बनवाया, यूनेस्को की हेरिटेज साइट किसने खोजा, इसमें सारी चीज़ें मैंने सांची के स्तूप के बारे में आपको इन डिटेल आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका NDA सेकेंड 2023 में आया हुआ है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो GK बाय उदय सर को फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। क्या क्वेश्चन है? 16वीं शताब्दी की रचना, 16वीं शताब्दी में किताब लिखी गई थी जिसका नाम था चंडी मंगल। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये जो चंडी मंगल किताब है इसको लिखा किसने? हेमा सरस्वती जी ने लिखा है, माधव कांदली जी ने लिखा है, तुकाराम जी ने लिखा है, या मुकुंद राम चक्रवर्ती ने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी मुकुंद राम चक्रवर्ती। अब कहोगे सर ये कैसी किताब है, क्या किताब है, आइए जानते हैं। ये किताब आपको अगर मैं बताऊं चंडी मंगलम या चंडी मंगल, ये हमारी माता चंडी के ऊपर ये किताब लिखी गई हुई है। और इस किताब को 16वीं शताब्दी में लिखा गया था, 16th सेंचुरी में। कवि कनकन मुकुंद राम चक्रवर्ती, ज़्यादातर ये लोग बंगाली होते, चक्रवर्ती बनर्जी चटर्जी, है ना, ये लोग बंगाली होते। तो बंगाल के एक बहुत फेमस लेखक हैं जिनका नाम है मुकुंद राम चक्रवर्ती। इन्होंने 16वीं शताब्दी में ये किताब लिखी हुई है जिसका नाम है क्या? चंडी मंगल। अब आपको मैं बताऊं इस किताब के बारे में, इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में ख़ास तौर से इसमें माता काली जी की, माता चंडी जी के कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि उनका रूप कैसा है, उनका चंडी रूप कैसा है और उनका आशीर्वाद देने का रूप क्या है। कई सारी चीज़ें जो हैं इसमें माता चंडी के ऊपर
लिखी गई है, चंडी मंगलम। समझ में आया आप लोगों को? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कई सारी एशियंट हिस्ट्री की किताबें कुछ लिख करके आपको दे रहा हूँ नोट्स में, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में खास तौर से पढ़ती है। जैसे ये किताब बहुत बार पूछी गई है, मुद्रा राक्षस जिसको विशाख दत्त ने लिखी हुई है, राज तरंगड़ी जिसको कल्हड़ ने लिखी हुई है, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नाम की किताब लिखी गई है ना। इसमें एक क्या कहते हैं बुद्ध चरित्रम किताब अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। कालिदास की कई सारी किताबें आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, रघुवंशम हो गई, है ना। इस बहुत सारी, जैसे मेगस्थनीज की किताब का नाम इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्रा, है ना। पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्यायी, जिसको संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रामर भी बोलते हैं, फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बोलते हैं। तो ये स्लाइड आपको उसमें मिल जाएगी, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोट आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। मतलब एग्जाम के क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी हम लोग आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो एक्चुअल में एशियंट हिस्ट्री का नहीं है, बट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की चर्चा हो रही, तो मैंने कहा ले लेते हैं यार, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जान लेंगे। केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ पे है? लेह में है, कुल्लू में है, अल्मोड़ा में है, या सिक्किम की कैपिटल गैंगटक में? तो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँ तो ये आपको लद्दाख की कैपिटल लेह में देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर ये एक्चुअल में है क्या? ये आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान लद्दाख की कैपिटल लेह में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में एक ये यूनिवर्सिटी है जिसमें ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, है ना। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे बुद्धिस्ट मठ है। क्या है? बुद्धिस्ट मठ। अब कहोगे मोनेस्ट्री बोलते हैं, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ, है ना। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट आपको मठ देखने को लगे। मठ होता क्या है? मठ मतलब होता है एजुकेशन सेंटर, शिक्षा का केंद्र, जहाँ से ज्ञान को स्पेयर्ड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मठ, यानी एजुकेशन सेंटर बोलते हैं। अब बौद्ध धर्म में बहुत सारे मठ बनाए गए थे, जिसमें बहुत फेमस एक तवांग मठ है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा एक मठ आपको मैं बता दूं, तबो मठ बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नामग्याल मठ ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा एक हेमिस मठ है, हेमिस मोनेस्ट्री है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक आप देखोगे घूम मठ देखने को मिल रहा होगा, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। समझे? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मठ एजुकेशन सेंटर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर से तवांग मठ, तबो मठ और नामग्याल मठ। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, और हमारे एनडीए के सीडीएस के सिलेबस में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन क्या लिखा है? टेराकोटा। देखो टेराकोटा क्या होता है? एक मिट्टी होती है क्ले, इस क्ले मिट्टी से बहुत सारे आपके क्या कहते हैं हल बनाए गए हुए हैं, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा में एक जगह पड़ती है बनावली, ये जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें टोटल 1500 नगर थे, उन 1500 में से सबसे बड़ा नगर बनावली ही नगर है। उसमें जो साक्ष्य मिलते हैं, मतलब वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, वो वहाँ पे एक आपके टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं। आप कहोगे सर ये टेराकोटा मॉडल्स क्या होते हैं? टेराकोटा मॉडल्स मतलब जुते हुए मिट्टी के खेत, वो हल मिलते हैं। अच्छा जी, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ दी। अच्छा, राजस्थान में एक जगह पड़ती है कालीबंगन, कालीबंगन में कह रहे जुते हुए खेत पाए गए। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी लिखा है कि कालीबंगन में जो जुते हुए खेत, साथ में आपको जो जुते हुए खेत मिले हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और वहाँ पे फसल भी उगी हुई है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ई क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए ज़रा थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बनावली। क्या आपको ये बनावली मैप में दिख रहा है? ये बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये है इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी आपको नगर दिख रहे हैं, टोटल 1500 नगर हैं। इन 1500 नगर में लार्जेस्ट आपकी जो साइट है, सबसे बड़ी साइट है, उसका नाम क्या है? बनावली साइट है।
इस बनावली को आर.एस. बिस ने 1974 में खोजा था। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा बनावली। ये जो बनावली आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है कि बनावली में जो ये कॉर्नर में जो दीवारें आपको देखने को मिल रही हैं, ये लगभग 4 मीटर से ज़्यादा ऊंची होती हैं, है ना, कि कोई बाहरी वाला अटैक ना कर दे। मतलब इनका पूरा जो शहर हुआ करता था वो किलाबंदी रहती थी, समझे। और यहाँ से बहुत सारे टेराकोटा के आपको क्ले वगैरह, टेराकोटा हल देखने को मिलते हैं। तो वो वाला जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था कि टेराकोटा के क्लेज आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है टेराकोटा फिगर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो एग्जैक्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा, कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले, सेकंड स्टेटमेंट सही है। और जुते हुए खेत एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और अलग अलग खेती की जाती है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन कालीबंगन को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बनावली तो जान लिया है कि बनावली 1974 में आर.एस. बिस ने इसकी खोज करी थी, है ना। और इसकी दीवारें 4.5 मीटर ऊंची है। यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं टेराकोटा हल देखने को मिलते हैं, है ना। वो सारी बातें तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन अब बात करते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगन पड़ता है। ये जो कालीबंगन है ना, कालीबंगन मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगर आप इस मैप में देखोगे तो राजस्थान का ये वाला एरिया देखोगे, यहीं पे आपको कालीबंगन देखने को मिल जाएगा। इसकी खोज करी थी अल्मानंद घोष ने। किसने करी थी? अल्मानंद घोष ने इसकी खोज करी हुई थी। समझे कि नहीं समझे? और कालीबंगन से हमें क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहली बात, यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिलते हैं, बहुत सारे खेत यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स मिलती हैं, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। इसके अलावा और आपको क्या मिलती है? अच्छा, आप लोग बताइए, ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो यहाँ से बहुत सारी ऊँट की हड्डियाँ भी मिलती हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिलती यहाँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब हवन कराते हैं तो हवन कुंड होता है, जिसको अग्निकुंड बोलते हैं। तो कई सारे अग्निकुंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग फायर ऑफ अल्टर्स कहते हैं, अग्निकुंड। तो कई सारे फायर ऑफ अल्टर्स भी अपन लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये अग्निकुंड बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूजा पाठ भी करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कालीबंगन से क्या क्या याद रखना है? कालीबंगन की खोज अल्मानंद घोष ने करी थी। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? घाघरा नदी के किनारे पड़ता है। और कालीबंगन से हमें क्या क्या मिला है? तो जुते हुए खेत मिले हैं, काले रंग की चूड़ी मिली है, ऊँट की हड्डियाँ मिलती हैं, और फायर ऑफ अल्टर्स यानी कई सारे अग्निकुंड भी देखने को मिलते हैं। समझ में आया मेरी बात? इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता देता हूँ यार, ये तो मैं तो बताना ही भूल गया कि जो कालीबंगन है ना, कालीबंगन ही पहली एक ऐसी साइट है जो ये बताती है कि भैया राजस्थान मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भूकंप भी आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप के साक्ष्य, अर्थक्वेक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये भी आपको कालीबंगन से ही मिलते हैं। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई कि ल्यूगियो पियो टेस्टरी एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कालीबंगन को पाया था। एक्चुअल में कालीबंगन को पहली बार देखने वाले व्यक्ति ये इटालियन थे, लेकिन कालीबंगन पे रिसर्च करने वाले व्यक्ति का नाम था अल्मानंद घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनडीए सेकेंड 2023 का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोक माइनर एडिक्स कंटेन्स द पर्सनल नेम ऑफ किंग अशोका? इनमें से वह कौन सा अशोक का इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही बताया गया है? मास्की, बहपुर, बैराट या सहसाराम? तो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जैसे मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की अभिलेख। एक्चुअल में मैं आपको अगर बताऊं, अभिलेख तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभिलेख क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कि कोई भी आपका हो सकता हो, पत्थर हो सकता है कोई मेटल की चीज़ हो कोई कॉपर की प्लेट हो, उसमें कुछ ना कुछ गढ़ो के लिख दिया जाता है, उसी को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मास्की अभिलेख का मतलब क्या है? आप लोगों ने एक जगह देखी होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप साउथ इंडिया देखोगे, साउथ इंडिया में इस जगह का नाम है कर्नाटका,
और कर्नाटका में एक जगह आपको मैं दिखा देता हूँ, इस जगह का नाम है मास्की। तो एक्चुअली मास्की एक जगह है, वो कहाँ पड़ती है? कर्नाटका में पड़ती है। कर्नाटका में एक नदी पड़ती है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के पास ही एक जगह पड़ती है मास्की। यहीं पे एक पत्थर मिला हुआ है, उस पत्थर में गड़ो गड़ो कर लिखा हुआ है अशोक का नाम अशोक, है ना। मैं आपको वो पत्थर भी दिखा देता हूँ। ये आपको पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर जो है इसी का नाम मास्की इंस्क्रिप्शन है। कर्नाटका में एक जगह मास्की है, उसी मास्की में ये पत्थर मिला हुआ है, इसी पत्थर में अशोक का नाम अशोक जिक्र किया गया हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। समझ में आया, है ना। और अच्छा, कर्नाटक में कौन सी जगह पूछे तो कर्नाटक के रायचूर में एक जगह पड़ती है मास्की, समझ रहे हो। और इसको पहली बार 1915 में बेदौन ने देखा था, बेदौन ने पाया था इसको, है ना। साथ में अशोक के कई सारे नाम है, आपको पता है अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, इसे चंड अशोका भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में है? तो अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख में हम लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको अशोक के अभिलेखों के बारे में बताऊं, तो अभी आपको शुरुआती कुछ क्वेश्चन बताए थे, मैंने आपको बताए थे अशोक के इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते होंगे, बताया था। पहला ही क्वेश्चन आपको बताया था कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत में भी हैं, खरोष्टी में भी, अरेमाइक में, लेकिन जो शुरुआती अभिलेख हैं वो आपको कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं? प्राकृत लैंग्वेज में। अच्छा, अशोक के कहीं कहीं पे बताए जाते हैं कि 33+ इंस्क्रिप्शन है, और कहीं कहीं पे बताए जाते हैं 43+ अभिलेख हैं। अब जैसे आप यही देख लो, ये एक इलाहाबाद पिलर है, इसको प्रयागराज पिलर के नाम से इलाहाबाद पिलर है। ये एक स्तंभ है, और इस स्तंभ में कई सारी जानकारी अशोक के बारे में लिखी हुई है, तो ये भी एक अभिलेख हो गया। कुछ जानकारी मान लो इस वाले में लिखी, तो ये भी एक अभिलेख हो गया। एक्चुअल में अशोक के कई प्रकार के अभिलेख हैं। देखो, मेनली मैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक मैं डिवाइड करता हूँ रॉक यानी शिलालेख, और एक पिलर यानी स्तंभ लेख। मतलब अशोक के इंस्क्रिप्शन को अपन लोग कितने पार्ट में पढ़ते हैं? अशोक के अभिलेखों को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक शिलालेख, एक पिलर, मतलब होता है स्तंभ लेख। कई सारे पिलर बने हुए हैं जो अशोक के बारे में बताते हैं, और कई सारे आपको पत्थर मिलेंगे जिसमें अशोक के बारे में बताया गया, अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अशोक का नाम के बारे में जिक्र किया गया, अशोक ने किससे युद्ध लड़ा है, इन सब के बारे में जिक्र। और कुछ अशोक के ऐसे भी इंस्क्रिप्शन है जो प्लेस के नाम पे रखे गए, जैसे अभी मैंने आपको बताया मास्की इंस्क्रिप्शन जिसमें अशोक का नाम जिक्र किया गया है। समझे कि नहीं समझे? और अशोक के इंस्क्रिप्शन को पहली बार अगर किसी ने डिकोड किया था, पहली बार पढ़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1835 में उसने पढ़ा था, है ना। अशोक के इंस्क्रिप्शन पूरे भारत में अलग अलग जगह पाए जाते हैं, जैसे मानसेरा में सहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन, कांधार इंस्क्रिप्शन, गुजरात का गिरनार इंस्क्रिप्शन, है ना, सोपरा इंस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप देखोगे दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। कौसाम्बी इंस्क्रिप्शन, अब कौसाम्बी जगह का नाम है, जगह के नाम पे भी अभिलेख बना दिए गए। मतलब आज के समय अगर मैं बताऊं, अशोक के अभिलेख भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कई जगह पाए जाते हैं, है ना। और मौर्य एम्पायर के रूलर्स, मतलब अशोक कौन से एम्पायर से बिलोंग करता है? उसी से तो बिलोंग करता है। अच्छा, इसके अलावा अशोक के इंस्क्रिप्शन किस चीज़ के बारे में बताते हैं? जब हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं तो अशोक के धर्म की पॉलिसी के बारे में जानते हैं। अशोक ने बाद में नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, अहिंसा को प्रमोट किया, ये दिखाया गया है। अशोक ने बहुत सारे समाज कल्याणकारी काम किए, ये दिखाया गया है। अशोक ने 261 BC में एक कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उसका सारा जीवन बदल गया था, ये भी आपको अभिलेख में देखने को मिलेगा, है ना। पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में जो अशोक के अभिलेख हैं वो अशोक के बारे में ही बताते हैं। अगर आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़ने हैं तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बहुत जल्द अशोक के इंस्क्रिप्शन पे एक वीडियो डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी NDA सेकेंड 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अरेंज दी फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे कुछ किताबें लिखी हुई हैं, इन किताबों को बताना है कि कौन इसमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कि मतलब जो सबसे पुरानी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, एंड उसके बाद, लाइक दैट, इसे हमें उसको अरेंज करना है। तो देखो, इसमें आपको एक किताब दिख रही होगी अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी किताब को पाणिनि ने लिखा हुआ है,
किसने लिखा है इसको? पाणिनि ने लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे पहला इन सब में सबसे पुराना तो भाई साहब अष्टाध्यायी हो गया, तो यानी ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वो 4 से ही स्टार्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। समझे? हाँ, ये जरा एक बार इनको दिखा भी देता हूँ मैं। अष्टाध्यायी जो है ये भारतीय इतिहास का, या मैं आपको बताऊं, पहला संस्कृत व्याकरण है। ये भारत का पहला संस्कृत ग्रामर है, और इस पहले संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी को लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है उनका? पाणिनि। अब आप कहोगे सर ये पाणिनि कब रहा करते थे? तो भैया जब मौर्य एम्पायर हुआ करता था तभी ये रहा करते थे। समझे? लिखा है 4th सेंचुरी BC। 4th सेंचुरी BC का मतलब है 400 BC के अराउंड की बात ये कर रहे हैं। उस समय आपका जब मौर्य एम्पायर चलता था तब उस समय आपके अष्टाध्यायी थे, और इन्हीं की किताब का नाम क्या है? सॉरी, पाणिनि जी की किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी क्या है? भारतीय इतिहास का पहला संस्कृत व्याकरण है, और माना जाता है कि जो पाणिनि जी हैं इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। कहाँ से करी थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद बात करते हैं संगम लिटरेचर। अब कहोगे सर ये संगम साहित्य क्या है? देखो, जिस प्रकार पाणिनि जी ने उत्तर भारत में संस्कृत व्याकरण का प्रचलन किया, वैसे ही हमारे साउथ इंडिया में, कहाँ पे? साउथ इंडिया में संगम साहित्य लिखा गया, मतलब साउथ इंडिया का अपना साहित्य अलग लिखा गया। तो पहले आपका क्या आया? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जिसको पाणिनि लिखा। फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आपका संगम लिटरेचर आया। संगम लिटरेचर लगभग 300 BC के अराउंड आज से आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब इसमें बहुत सारी किताबें हैं संगम साहित्य में, जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, एलांगोदिगल, बहुत सारी किताबें हैं। लगभग उस समय टोटल साउथ इंडिया में 473 पोएट हुआ करते थे, जिसमें से 102 तो हमें आज तक पता ही नहीं है कौन से हैं, है ना। भारत में एक डायनेस्टी चला करती थी, पांड्या डायनेस्टी। जब पांड्या डायनेस्टी, पांड्या वंश चल रहा था ना भारत में, उसी समय राजा बाबू ये आपकी क्या कहते हैं, संगम साहित्य की कई सारी किताबें लिखी गई। उसके बाद बात करते हैं चरक संहिता। देखो चरक संहिता कब लिखी गई? ये लिखी गई है 100 BC के अराउंड आपकी ये किताब लिखी गई। कब लिखी गई है? 100 BC की किताब। और चरक संहिता जो है ये किताब किसने लिखी है? चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है। अब कहोगे ये चरक कौन है? एक्चुअल में भाई साहब ये जो चरक संहिता है ये पूरी आयुर्वेद पे डिपेंड किताब है ना। मतलब आप समझ लीजिए औषधि बनेंगी, ये जो आजकल केमिकल दवाइयाँ चल रही, ये दवाइयाँ नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज उस समय होता था। जनरल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता था। घरेलू नुस्खे, पैथोलॉजी की बीमारी हो, एनाटॉमी हो, कोई भी हो, वो सारी समस्याओं का हल आयुर्वेद से किया जाता था। इसको सारे को कंपाइल किया था चरक संहिता नाम की किताब में। किसने? चरक ने। और कब किया था? 100 BC के अराउंड इस किताब को कंपाइल किया गया था। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? माना जाता है कि जो चरक संहिता है ये बहुत पुरानी किताबों में से एक है ये। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नाट्य शास्त्र। ये नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखी है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया हुआ है। और इस किताब को अप्रॉक्स 200 AD के अराउंड कब लिखा गया? इसको कोई मुझे बताएगा? आप में से कोई बताएगा कब लिखा गया? माना जाता है लगभग 200 AD के अराउंड ये किताब लिखी गई। और जैसे हमारे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें से जो नाट्य शास्त्र है इसको 5वें वेद के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नाट्य शास्त्र जो है इसमें भारतीय नाट्य शास्त्र, भारतीय ड्रामा कैसे होता था, भारत के डांस को कैसे परफॉर्म किया जाता था, उसमें म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ों को जो है इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने कंपाइल किया हुआ है। तो जो आपकी सारी किताबों का ऑर्डर है वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पुरानी आपकी अष्टाध्यायी, फिर संगम लिटरेचर आया, फिर उसके बाद चरक संहिता, लास्ट में आपका नाट्य शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एनडीए सेकंड 2023 का क्वेश्चन होगा, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन अभी एनडीए सेकंड 2023 का और है। अभी आपको पता है 2023 में जब हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सेंगोल दिया गया। आप लोगों ने ये वाली शायद पिक्चर देखी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री को ये सेंगोल दिया जाता। तो अब आखिर ये सेंगोल है क्या? पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये सेंगोल होता क्या है, और फिर क्वेश्चन पूछा कि ये सेंगोल कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था।
गुप्त साम्राज्य से, शुंग साम्राज्य से, पांड्या साम्राज्य से या चोल एम्पायर से? तो एक्चुअल में इसका आंसर है चोल साम्राज्य। चोल एम्पायर को जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं ये सेनेगल होता क्या है। देखो, जब किसी राजा को शपथ दिलाई जाती थी, जब किसी राजा की सेरेमनी होती थी, सेरेमनी मतलब उसका राज्याभिषेक किया जा रहा है, उसको नया राजा पुनः किया जा रहा है, तो उस समय क्या किया जाता था, उसको उस राज्य का अधिकार जताने के लिए उसको सेनेगल दिया जाता था। ये देखो कुछ इस तरीके का होता था, एशियन टाइम में दिया जाता था। और इसकी शुरुआत जो थी वो आपका चोल एम्पायर यानी चोल साम्राज्य में शुरुआत करी गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आप जो ये सेनेगल देख रहे हैं, ये दिया गया है। ये एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि भाई साहब अब ये संसद की वास्तविकता में जो जिम्मेदारी आधिकारिकता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में पहुंच चुकी है। सेनेगल का मतलब होता है राइटनेस, मतलब अधिकार जताना, है ना। और ये सेनेगल आपका गोल्ड में भी हो सकता है, यानी सोने में भी हो सकता है, सिल्वर मतलब चांदी में भी हो सकता है। और इस सेनेगल की प्रथा कहाँ से शुरुआत हुई थी? चोल एम्पायर में हुई थी, है ना। चोल एम्पायर देखने को कहाँ मिलता? तो राजा बाबू, अगर मैं बात करूँ चोल एम्पायर, तो आज का तमिलनाडु, केरला, मतलब ऐसे समझ लो, ये केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, श्रीलंका हो गया, उड़ीसा हो गया, इस पूरी जगह पे आपको यहाँ पे चोल एम्पायर देखने को मिल जाता है। और चोल एम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो चोल एम्पायर जो था वो 848 ईस्वी से लेकर के 848 से लेकर के 1279 ईस्वी तक रहा। लगभग मैं कह सकता हूँ 400 सालों तक इस चोल एम्पायर ने इस एरिया में राज किया, इस वाले पूरे एरिया में जो पिंक आपको ये एरिया दिख रहा है। और इस चोल एम्पायर की स्थापना विजयालय चोल ने करी थी, है ना, विजय। और इन लोगों की जो कैपिटल है, इन लोगों की कैपिटल बदलती रही। शुरुआत में इन लोगों ने अपनी कैपिटल थी उरवैगिरी बनाई, बाद में इन लोगों ने कैपिटल तमिलनाडु में एक जगह पड़ती तांजौर वो कर ली, और उसके बाद सबसे लास्ट में इन लोगों ने अपनी कैपिटल चोलापुरम कर ली। और इस डायनेस्टी का लगभग जो लास्ट रूलर था वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन था, समझे। तो आपको मेरे ख्याल से सेनेगल भी समझ में आ गया होगा, और साथ में ये समझ में आ गया कि चोला एम्पायर क्या था। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मतलब आज हम लोगों ने क्या किया आज की क्लास में, अगर मैं आपको बताऊं तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, बताओ, कमेंट करो। आज की क्लास हम लोगों ने एनडीए फर्स्ट 2024 के सारे क्वेश्चन हो गए, और साथ में एनडीए सेकेंड 2023 ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कर लिए। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर आपका कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कल रात में फिर से 9 बजे आपको अपलोड करूंगा या लाइव सेशन ले लूँगा। आप लोग रेडी रहिएगा। इस तरीके से हम लोग एशियन हिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप केवल मेरे एनालिसिस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो आपकी एशियन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री जो पोर्शन है अपने आप ऐसे ही तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो में क्या चीज़ आपको पसंद आई या क्या चीज़ आपको ख़राब लगी है। अगर कुछ भी ख़राब लगी है तो भी आप करिए, लेकिन वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू टू, टेक केयर।